हमारी जमीन से उठने वाली खुशबू और यहाँ के फलों और सब्जियों के जायके आपको पूरी दुनिया में किसी और कोने में नहीं मिलते। ये हमारे किसानों की हिम्मत है कि पाकिस्तान की मंडियां हमेशा सरसब्ज फसलों से भरी रहती हैं। रेट जितना भी कम हो जाए ना, इसका लॉस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी प्रोडक्शन माशाल्लाह से इतनी होती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी अच्छी खासी प्रोडक्शन आ रही होती है। तो मंडी आप डेली जा रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, तो इसका लॉस नहीं है। बैंगन है जी, घिया तोरी है जी, कद्दू है जी, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, करेला है जी। अगर कम भी रेट हो ना तो खर्चा निकाल के 3 से 4 लाख रुपए हमें बच जाता है। 14 दिन तक लगातार कद्दू का जूस और करेलों का जूस इस्तेमाल करने से मैंने अपने बहुत पेशेंट्स में प्री डायबिटीज रिवर्स होते देखी है। वजन के अंदर अप टू 3 kgs वेट लॉस होता हुआ देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो सिर्फ ज़राअत की बात नहीं करता बल्कि इस मट्टी से जुड़े हुए आपके ख्वाबों की ताबीर तलाश करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। दुनिया हमें गंदम, चावल और कपास की पैदावार से पहचानती होगी, मगर हम जानते हैं कि इसके पीछे वो पसीना है जो इस धरती को सैराब करता है। हमारी ज़मीन से उठने वाली खुशबू और यहाँ के फलों और सब्जियों के जायके आपको पूरी दुनिया में किसी और कोने में नहीं मिलते। ये हमारे किसानों की हिम्मत है कि पाकिस्तान की मंडियां हमेशा सरसब्ज फसलों से भरी रहती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर ग़िज़ायत, जो कि हमें बताएंगी कि गर्मी की इन सब्जियों में कुदरत ने शिफा के कौन कौन से खजाने छुपा रखे हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि किसान की फलाह में ही पाकिस्तान की फलाह है। प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी किसान की सुनी अनसुनी कहानी नहीं, बल्कि इस धरती की मट्टी, इससे जुड़ी मईशत और ज़राअत की शानो शौकत की दास्तान है। कुदरत ने वतने अजीज पाकिस्तान को 4 मौसमों की बेमिसाल नेमत से नवाजा है, और जब मौसम गर्मा की आमद होती है तब ये सरजमीन सब्ज सोने से भर जाती है। आज का प्रोग्राम खास तौर पर उन किसान भाइयों के नाम है जो गर्मियों की तपती धूप में जमीन का सीना चीर कर उम्मीद के बीज बोते हैं और फिर सरसब्ज व शादाब सोना उगाते हैं। ताहम इन सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए मुनासिब आबपाशी के साथ इनकी कीड़ों मकोड़ों से हिफाजत बहुत जरूरी है। मैं मौजूद हूँ उकाड़ा 39 झीडी में और मुझे ज्वाइन किया है चौधरी तारिक साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, और हमेशा आपने डिस्कवर पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी एफर्ट है फ़खर भाई, मैं तो खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि ज़िम्मेदारों के हालात, किसानों के हालात, अच्छी तकनीक जो आपके ज़रिए लोगों तक जाती है, ये भी एक सदका जारी है और ये चीज़ें अच्छी हम अप्रिशिएट करते हैं। हमें खुशी होती है कि हम आप जैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करें। तारिक भाई, हमारा किसान के पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि हम अपने किसान भाइयों की बात करें। चूँकि हम समर की वेजिटेबल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, घिया कद्दू के हवाले से जो हमारे पीछे घिया कद्दू भी लगा हुआ है, मुझे बताइए कि क्या रेट चल रहा है इस बार और कैसा रिस्पॉन्स है घिया कद्दू का? बेसिकली जो हमारा एरिया ना, इधर वेजिटेबल सारी ही होती हैं जो सर्दियों में टनर के अंदर हम लगाते हैं, और ये आप कह लें कि जून जुलाई तक इसकी प्रोडक्शन चालू रहती है। घिया कद्दू वो वाहिद फसल है जिसका मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आप लगाते हैं तो उसका नुकसान नहीं है आपको, किसी फार्मर को भी। इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशो कम हो सकती है क्योंकि मंडी में तलब रसद वाला सीन होता है और रेट ऊपर नीचे होते हैं। उस वजह से इसकी प्रोडक्शन माशाल्लाह इतनी होती है कि ये लॉस में कभी नहीं जाता। शुरू में जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तो तब ये 200 रुपये किलो तक हमारा सेल हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी क्योंकि हर बंदे की प्रोडक्शन आ रही है और तलब ज़्यादा, रसद ज़्यादा हो चुकी है मंडियों में, तो उस वजह से अभी को 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। रेट जितना भी कम हो जाए ना, इसका लॉस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी प्रोडक्शन माशाल्लाह से इतनी होती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी अच्छी खासी प्रोडक्शन आ रही होती है। ठीक है। तो मंडी आप डेली जा रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, तो इसका लॉस नहीं है। आपके प्रॉफिट में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तारिक भाई, इसको कोई फंगस वगैरह या बीमारियां भी लगती हैं कद्दू? इसमें थोड़ा इंसेक्ट का इशू बनता है। बाज़ दफ़ा जब फसल को ओपन किया जाता है
तो जब मौसम ठंडा होता है, बारिश वगैरह आती है, तो फिर डॉनी वगैरह या पॉडरी फंगस वो इसको लगती है, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा ट्रीटमेंट का साथ साथ चल रहा होता ठीक है, तो क्या स्प्रे कितने दिन के बाद करना होता है उसे? है। स्प्रे मोस्टली हम वीकेंड पे करते हैं, 6 7 8 दिन बाद हम कर लेते हैं। जब ज़्यादा कोई मसला हो तो फिर 1 2 दिन पहले भी कर लेते हैं, अदरवाइज 8 10 दिन वाला सेगमेंट है हमारा। ठीक है, गर्मी की सब्जियों के हवाले से बताइए कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा जो सब्जियां लगाई जा रही हैं वो कौन सी हैं और सबसे बेहतरीन रिस्पांस किसका आ रहा है? फ़खर भाई, उकाड़ा के जिस एरिया में हम बैठे ना, इधर कोई 3000 एकड़ से लेके 4000 एकड़ पे वेजिटेबल होती हैं, जिसमें टनल को मैं जिक्र करूँगा। और टनल में हमारे पास सब्ज़ मिर्च होती है, शिमला मिर्च होती है, और उसके साथ इंटरक्रॉपिंग करके लोग ये घिया कद्दू को लगाते हैं, तोरी को लगाते हैं, घिया तोरी को, और करेला मतलब लगाते हैं। ये 5 चीज़ें हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। 1 एकड़ पे कितना खर्चा जाता है घिया कद्दू का? अगर तो हम घिया कद्दू को सेपरेट लगाते हैं 1 एकड़ में, तो हमारा कोई 1.5-2 लाख रुपए उस पर खर्च आता है टोटल। उसमें स्ट्रक्चर भी आया था ठीक है। टनल का, और उसके अंदर आपकी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड प्लस आपकी लेबर आ जाती है। ठीक है, अगर हम इसको इंटरक्रॉपिंग के तौर पे लगाते हैं तो फिर उसका खर्चा हाफ रह जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो आप लाख रुपए कह लें 1 एकड़ का खर्च है ठीक है, ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, क्या फ़र्क है? मैंने देखा है कि रिवायती तरीके से भी यहाँ पे कद्दू लगा हुआ है ज़मीन के ऊपर, और आपने इसको वर्टिकल फार्मिंग में भी लगाया हुआ है। प्रोडक्शन का कितना फ़र्क आ जाता है? प्रोडक्शन का फ़खर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो हम ज़मीन पे कद्दू लगाते हैं, वो हम बेड, जो उसका बेड साइज़ होता है ना, वो हम रखते हैं कोई 11-12 फुट का, 13 फुट का एक बेड। ठीक है, तो वो पूरे एकड़ में कोई 16-17 बेड बनते हैं। जब हम जाते हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल में हमारे कोई बेड बन जाते हैं 32 से 33, इनके ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। ओके ओके, प्रोडक्शन डबल हो जाती है। प्रोडक्शन डबल हो जाती है। ठीक है। और इसने ऊपर को बेलने जाना है, और टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है या बारिश होती है, तो जो वर्टिकल होता है इसको ज़्यादा फंगस भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, या उसकी क्रॉप वो उतना ख़राब नहीं होती, उसका फ्रूट भी सेव होता है, और फ्रूट ज़्यादा और जल्दी तैयार होता है। यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाती हाँ है, जी। बीमारियों से भी बचत जी, कम हो बिल्कुल, बचत हो बिल्कुल। जाती है। ऑलमोस्ट आप डबल कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो अगर रिवायती तरीके से ज़मीन पे लगाते हैं और वर्टिकल लगाते हैं तो खर्च का कितना गैप आ जाता है? अगर हम रवायती तरीके से लगाते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ये हमारा 1.5-2 लाख में 1 एकड़ तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर हम जाते हैं इसी को लेके वर्टिकल में, तो ठीक ये है। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है खर्च, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसके ऊपर नेट हमने यूज़ करना है, वायर यूज़ करनी है, प्लस आपको ये बांस की छड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये बांस भी हम यूज़ करते हैं इस पर। इसका अभी कोई अच्छा खासा इसमें खर्च है, लेकिन ये चीज़ें हम एक दफ़ा परचेज़ करते हैं तो 2 से 3 दफ़ा हमारा मतलब इसमें फसल हो जाती है। हो जाती है जी। कद्दू के साथ जो सबसे बेहतरीन इंटरक्रॉपिंग है, कौन सी फसल की जा सकती है? कद्दू के साथ जब हम वॉकिंग टनल में जाते हैं ना फ़खर भाई, तो मिर्च जो सब्ज़ होती है, ग्रीन चिली हम जिसे कहते हैं, वो, या फिर आप शिमला मिर्च, ये 2 चीज़ें आप इसके साथ ग्रो कर सकते हैं। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसका आप कह लें कि बेनिफिट है। बाकी इससे हटके अगर हम कोई चीज़ लगाते हैं ना, तो वो फिर इसको सूट नहीं करती। तमाम पिकिंग जो है कद्दू की, उससे कितनी प्रोडक्शन आ जाती है? कुछ 600-700 मन तक तो निकल जाता है फ़खर भाई। 600-700 मन। हाँ और जी। अगर बहुत बेहतरीन रेट हो, जैसे कि अभी अर्ली इसकी जो हार्वेस्ट हुई है उसमें बड़ा बेहतरीन रेट था, तो कितना 1 एकड़ से कमाया जा सकता है? फ़खर भाई, अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मार्केट आपको थोड़ा सपोर्ट कर जाती है, नॉर्मल रेट पे भी अगर आपका सेल हो जाता है, तो फिर ये कोई 10-12 लाख का 1 एकड़ होता है। अच्छा जी, उसमें आप कह लें कोई 3-4 आपका अगर कह लें कि आपने इन्वेस्ट किया है, तो फिर 7-8 बच रहा है अगर अच्छे रेट मिलते हैं। अगर रेट नॉर्मल मिलते हैं तो कुछ 7-8 आपका टोटल इकट्ठा होता है, तो उसमें 3-4 खर्च है, तो 3-4 आपको बच जाता है। मतलब इसमें लॉस वाला सीन तो है ही नहीं। अगर मैं गंदम की बात करूं या मैं मकई की बात करूं, उसके मुकाबले में आ रही है जो समर की वेजिटेबल्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा नहीं? जो रवायती कोई भी क्रॉप है ना, उसके साथ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी एक मैं मेन रीज़न आपको बता दूं, जैसे गंदम लगाते हैं या मकई लगाते हैं, तो उसको हमने एक दफ़ा हार्वेस्ट करना है, और इन टाइम जब इसकी हार्वेस्टिंग है, हमारी मंडी में जो रेट है हमें सेल करना पड़ेगी उसी रेट पे। तो जो लमसम हमने इनकम इसकी ले ली, जनरेट कर ली। तो ये वेजिटेबल का थोड़ा सा ये भी फ़ायदा होता है कि इसकी एक दिन छोड़ के एक दिन पिकिंग हो रही होती है, और इसका टर्नओवर ड्यूरेशन लंबा है थोड़ा। तो उसमें बाज़ दफ़ा आपको रेट अच्छा नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। वो चीज़ बार बार आपकी मंडी जा रही है, उस वजह से इसकी फिर जो टोटल इनकम है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। ये तारिक भाई, जैसे कि अभी आपने मार्केट में आलू का रेट भी देखा है, और लास्ट ईयर आपने गंदम का रेट भी देखा था। हमारे किसानों का प्रॉब्लम है कि अगर किसी चीज़ का रेट अच्छा मिल जाता तो अगले साल मैक्सिमम फार्मर्स वही चीज़ लगा देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए आप हमारे फार्मर्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं जो अपने फार्म पे मेरी फसलों की सिलेक्शन होती है ना,
वो हम कभी भी लोगों की तरफ देख के नहीं हम मूव हुए। ठीक है। हम अपने फार्म पे ना एक टाइम पे ना 3 से 4-5 मुख्तलिफ तरह की फसलें लगा रहे होते हैं कि अगर एक दो का अगर रेट आपको सही नहीं मिला तो एक दो का डेफिनेटली मिल जाता है। तो अपनी मदद आप ही आपको थोड़ी सी प्लानिंग करके ना मतलब सर्वाइव करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं मशवरा यही दूंगा फार्मर आज़ाद को कोई वो आम रवायती फसलें जो लगा रहे हैं उसके साथ साथ कोई वेजिटेबल का सेगमेंट भी रखें, तो उसमें फिर वो उनका थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बेनिफिट होगा। लाजमी गंदम आप 10 एकड़ लगा रहे हैं, कद्दू आप 2 एकड़ लगा रहे हैं, तो वो जो आप टोटल इनकम आपकी आनी है वो 10 एकड़ बराबर पे नहीं जा पाएंगे। इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फार्मर को चाहिए कि वो जो उनके भाई कर रहे हैं उनको देखते हुए कुछ थोड़ा थोड़ा अपना एरिया जो वेजिटेबल पे ज़रूर लेके जाए। बहुत अच्छा फ्रूट लगा हुआ है, डेफिनेटली एक अच्छी मैनेजमेंट आपने की है। रवायती फसलों के मुकाबले में इसको कितनी केयर चाहिए होती है और ये कितनी हसास फसल है? अगर तो मैं रवायती फसलों की बात करूं तो थोड़ा सा ना इसकी मैनेजमेंट उनसे बेहतर है। ठीक है। इसको फर्टिलाइज़र थोड़ा जल्दी और ज़्यादा देनी पड़ती है, और अगर कोई मसला अल्लाह ना करे बनता है कोई बीमारी वाला तो वो स्प्रे जल्दी करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं वेजिटेबल के साथ कद्दू को कंपेयर करूं जो हम रूटीन में लगा रहे हैं तो उन सबसे आसान फसल कद्दू है। अच्छा। मतलब इसको वो बहुत ज़्यादा शदीद अटैक किसी भी चीज़ का नहीं आता। ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे इसकी लेबर ज़रूर आपकी इन्वॉल्व है, क्योंकि पिकिंग होनी है आपकी डेली बेस पे, तो वो थोड़ा सा आपकी लेबर की इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि बंदा का यार पता नहीं कितना मुश्किल काम कर लिया, मुझे करना मुश्किल होगा। कोई एक आम फार्मर जो फर्स्ट टाइम शुरू करना चाहता है वो इजीली इसको कर सकता है। इसको पानी कब चाहिए होता है और खादें कितनी देते हैं और कब कब देनी होती हैं? खाद तो जब इसकी पिकिंग स्टार्ट हो जाती है ना फगत भाई, तो फिर हम हर पानी पे ही थोड़ी खाद देनी होती है हमने, क्योंकि पिकिंग ले लें बार बार, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है फर्टिलाइज़र के हवाले से ना वो बढ़ जाती है। तो गर्मियों में हम इसको 4-5 दिन बाद पानी दे रहे होते हैं और खाद दे रहे होते हैं इसको। अदरवाइज़ इसको 8-10 दिन बाद पानी देते हैं, साथ खाद दे रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में हम खाद की क्वांटिटी थोड़ा कम कर देते हैं और टाइम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, और जब टाइम थोड़ा बड़ा ज़्यादा होता है तो फिर खाद थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बदलते मौसम में जमीन की खासियत को पहचान कर मुनासिब बीज और दुरुस्त तरीका काश्त का इंतखाब कैसे किया जाए। मौसम गर्मा की सब्जियों में भिंडी, शिमला मिर्च, करेला, घिया कद्दू, खीरा, बैंगन, तोरी और अरवी काबिल जिक्र हैं। ये सब्जियां सितंबर से अक्टूबर के दरमियान काश की जाती हैं ताकि अप्रैल से मई तक मुसलसल और भरपूर पैदावार मिलती रहे। आज हम मौजूद हैं ओकाड़ा की सरजमीन पर, जहां की जरखेज मिट्टी को मौसमी सब्जियों का गढ़ समझा जाता है। आज हम जानेंगे यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर्स और ज़रूरी माहिरीन के अलावा माहिर ग़िज़ाइयत से कि इन सब्जियों में कुदरत ने सेहत के कौन कौन से खजाने छुपा रखे हैं। अभी हम मौजूद हैं 39 GD ओकाड़ा में और मुझे ज्वाइन किया है हाजी मोहम्मद अदरीस साहब, जो कि बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं समर की वेजिटेबल्स के। उनसे बात करते हैं। हाई साहब थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। हाई साहब मुझे बताएं कि आपने कितने एकड़ पे सब्जियां लगा रहे हैं? तकरीबन 15 एकड़ पर हमने लगाई सब्जी। तो क्या क्या लगाया हुआ है? इसमें बैंगन है जी, घिया तोरी है जी, कद्दू है जी, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, करेला है जी। सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन और सबसे अच्छा रेट किसका मिल रहा है? रेट इस टाइम में तोरी का, घिया तोरी का और करेले का बेहतरीन, यानी कि अच्छा रेट है। अच्छा हमारा रेट है। फार्मर खुश है। हाँ जी, इस टाइम पे जी। जबरदस्त। अच्छा किस मौसम में लगाते हैं आप तोरी? ये हम 11वें महीने 12वें महीने में काश्त करते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में हाँ, काश्त करते दिसंबर हैं। में जी। ठीक, और कितने महीने की फसल है ये? ये तकरीबन 8 महीने की फसल है 8 महीने की फसल जी। है तोरी? ये आस्ता आस्ता ये प्रोडक्शन जून जुलाई अगस्त तक चलती है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी नहीं तैयार कितने महीने में हो तेरे जाती है? याद 2-3 महीने 2 महीने 3 बाद महीने में तैयार हो जाती है जी। और पिकिंग 7-8 महीने चलती हाँ, रहती है। 3-4 महीने पिकिंग ठीक होती है। और है। अब 2 मिनट लगती है तैयार होने में, ठीक 3-4 महीने पिकिंग देती है। टोटल कितने मन तोरी निकलती है 1 एकड़ से? 600-700 मन। 600-700 मन तोरी सारी पिकिंग से आ हाँ जाती जी, है। आए। रेट सबसे अच्छा कब मिलता है आपको, शुरू में या आखिर में? नहीं, शुरू में और आखिर में। आखिर में। हाँ, शुरू दरमियान में फिर वो हाँ, दरमियान में गुजारा चलता रहता है। गुजारा चलता रहता है। कितना बीज लग जाता है 1 एकड़ के लिए? तकरीबन इसमें इसके लगता है 10 पैकेट लगते हैं। 10 पैकेट। हाँ। एक पैकेट का कितना 50 वेट ग्राम होता है? वजन होता है इसका। 50 ग्राम का। जी 500 ग्राम जो है वो 1 एकड़ के लिए हाँ, 1 काफी एकड़ है। के लिए काफी। अच्छा अच्छा, इसको मुझे बताएं कोई बीमारी भी लगती है तोरी हाँ को? जी, बीमारी लगती है। कौन इसको। सी? इसको डोनी आती है, तेला आता है,
ठीक है, सुंडी भी पड़ती है। तो किस तरह इलाज करते हैं इसका? इलाज स्प्रे के साथ करते हैं, स्प्रे करते हैं? फंगिसाइड स्प्रे करते हैं इसके। इसके लिए फी एकड़ खाद कितनी लगती है? 10 तो 12 बोरी तक पहुंच जाने हैं जी पूरे सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ। पूरे सीजन में चल जाते हैं। तो आजकल इसका रेट क्या चल रहा है तोरी का? बेटा तकरीबन 400 300 450 रुपये 5 kg का चल रहा है मार्केट। यानी कि 5 kg का 400 से 500 रुपए का शॉपर, हाँ, यानी कि 100 रुपए किलो तक जा रही है। जी जी, 90 माशाल्लाह, ये से तो बड़ा अच्छा 90 से रेट 100 है। रुपये किलो जा रही है। बड़ा बेहतरीन रेट है फिर तो ये। इसका खर्च कितना आ जाता है आपका 1 एकड़ पे? तकरीबन लाख रुपए आ जाता है। 1 लाख मैक्स। रुपए। और सारी पिकिंग की जो प्रोडक्शन है वो कितने में बिक जाती है? अगर कम भी रेट हो ना तो खर्चा निकाल के 3 से 4 लाख रुपए हमें इंशाल्लाह बच जाता है तोरी में से। तोरी में से। ये किस चीज़ की इंटरक्रॉपिंग आपने की हुई है? ये शिमला मिर्च है शिमला मिर्च है। जी। यानी कि शिमला मिर्च का रेट थोड़ा कम है, हाँ, तो तो- तोरी कवर कर हाँ, देती है तोरी उसको। को इसमें करेला भी किया हुआ है कई जगह पर हमने। अच्छा, करेला भी इसी तरह किया हुआ है। अगर आपने शिमला मिर्च के साथ तोरी ना लगाई होती हाँ तो जी। क्या होता आपका? तो कोई नहीं, फिर नुकसान भी था, सारा नुकसान ही था। अब इसमें ये है कि चलो आपने इंटरक्रॉपिंग करके हाँ एक जी। स्मार्ट तरीका अपनाया है जिससे आपकी बचत हो गई है। जी जी ठीक है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इन्होंने इंटरक्रॉपिंग को इख्तियार किया है, जिसकी वजह से शिमला मिर्च का रेट कम होने की वजह से तोरी का रेट अच्छा मिल गया, जिसकी वजह से वो कवर हो गया है। इनको वो लॉस फील नहीं हो रहा। किसी चीज़ की काश्तकारी करें तो कोशिश करें अगर उस चीज़ के साथ कोई अच्छी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा, सीईओ होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की, और जो पाकिस्तान के नामवर क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। आज उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा डिस्कवर पाकिस्तान को वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। You're always welcome जी। Thank you so much. Your channel is doing amazing. जहाँ हम so much. पाकिस्तान के लिए काम करें, वहाँ मीडिया में देखा जाए तो this is a channel who is doing a lot for Pakistan. थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली हम समर वेजिटेबल्स पे कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समर वेजिटेबल्स में खसूसी तौर पे घिया कद्दू, उसके बाद फिर तोरी भिंडी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ख़ास तौर पे घिया कद्दू गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो व्हाट आर द मेन मिनरल्स एंड विटामिन्स इन दीज वेजिटेबल्स? अच्छा, अगर मैं विटामिन्स के हवाले से बात करूँ तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये जो है कद्दू के अंदर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। और अगर मिनरल्स की बात करूँ तो पोटेशियम की बड़ी अच्छी क्वांटिटी, मैग्नीशियम की बड़ी अच्छी क्वांटिटी कद्दू में मौजूद है। ना सिर्फ कद्दू, बल्कि अगर मैं पम्पकिन के सीड्स की बात करूँ जी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत है, जिंक, मैग्नीशियम, और कद्दू के अंदर ओवरऑल जो मौजूद है बीटा कैरोटीन, ऐसे फाइटोकेमिकल्स जो हमारी विजन के लिए बड़े अच्छे हैं, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बड़े अच्छे हैं, वेट लॉस में हमें बड़ा हेल्प करते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात जो सबकी फेवरेट ज़रूर होने वाली है, स्किन रिजुविलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उनको जब मछली के पेट से निकाला गया तो उनकी बॉडी बहुत ख़राब हो गई हुई थी, मछली के पेट की तेज़ाबियत की वजह से, कांटों की वजह से जो स्किन है उनकी ओवरऑल ज़ख्मी हो गई थी और उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ओवरऑल बॉडी बहुत अफेक्ट हो गई। फरिश्ते ने आके साइडों पे कद्दू के बीज फेंके और क्या हुआ कि कद्दू की बेलें जो है 3 दिन के अंदर उगने लग गई। अब जैसे जैसे कद्दू की बेल उग रही थी वैसे वैसे वो उसके अंदर लिपटे जा रहे थे और विद इन 17 डेज उनकी बॉडी जो है वो हील हो गई, रिजुविलेट हो गई। तो आप देखें कि इसकी कितनी अफादियत है कि ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ के लिए ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद अगर तिब्ब नबी की बात की जाए तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिस इज़ फेवरेट वेजिटेबल। बहुत सारे लोग सर्दी से जब गर्मी में आते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलेशन, थर्मोजेनेसिस उसको सेटल नहीं कर पा रही होती। तो क्या चीज़ होती है, जो कद्दू है, घिया है, भिंडी है, टिंडे हैं, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके जो कि तासीर में ठंडी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मैदे की गर्मी, मैदे की तज़ाबियत, जिगर के खून को साफ करना, उसके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। समर की वेजिटेबल्स के हवाले से बताइए जिनके जूसेस वगैरह भी बनाए जा सकते हैं और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं? मेरे बहुत सारे मरीज़ों में 14 दिन तक लगातार कद्दू का जूस और करेलों का जूस इस्तेमाल करने से मैंने अपने बहुत पेशेंट्स में प्री डायबिटीज़ रिवर्स होते देखी है। अच्छा। वज़न के अंदर अप टू 3 kg वेट लॉस होता हुआ देखा है। तो अब अगर आप कद्दू का जूस बना सकते हैं, आप खीरे का जूस बना सकते हैं, आप करेलों का जूस बना सकते हैं। लेकिन इधर एक क्वेश्चन मार्क आई नो लोगों के दिमाग में आ रहा होता है कि डॉक्टर वर्दा ये जूसेस पिए नहीं जाते, कड़वे होते हैं चूँकि।
अब इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली जा सकती है, जिंजर का फ्लेवर डाला जा सकता है, थोड़ा सा लेमन ऐड किया जा सकता है और आप ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, डिजीज़ रिवर्स हो जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ इनको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है कि आप फॉर एग्जांपल आपने करेले का जूस बनाना है, आप उसको करेले को अच्छी तरह धो के छील के छोटे छोटे क्यूब्स करके वाटर के अंदर सोक कर दें। ठीक है। उसके बाद आप ब्लेंडर के अंदर 2 गिलास पानी डाल के उसके अंदर ये डाल दें। फ्लेवर के लिए आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, इनिशियली थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है टू डेवलप टेस्ट। लेमन के स्लाइसेस डाले जा सकते हैं। उसके बाद ब्लेंड देम वेल और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आप थोड़ा ठंडा करके पियेंगे तो वो फ्लेवर इतना फील नहीं होता। फलों के जूस तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब्जियों के जूस उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैक्सिमम कितनी देर तक सालन पका पकाया फ्रिज में रहना चाहिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहे? 48 आवर्स से ज़्यादा अगर आप सालन को स्टोर करते हैं तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। 48 आवर्स से ज़्यादा। ओके। और इसी तरह अगर मैं मीट की बात करूँ तो वो जितना ब्लड उसका निकलता जाएगा, और ऑब्वियसली हमने देखे फ्रीज़र में देखे उसका कलर ही डार्क हो चुका होता है, तो उसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन्स गोश्त के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ताज़ा गोश्त लेके आएँ, और अगर आपने स्टोर भी करना है तो देयर आर वेज टू स्टोर देम। आप उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ा सा नमक डालें कि उसके ब्लड ड्रूप ना करे और वो लंबे अरसे तक सस्टेन हो सके। बच्चों को सब्जी पे कैसे लाया जाए, किस तरह से सब्जियां उनको खिलाई जाएं, क्या तरीका है सब्जियों को बनाने का, या कुछ ऐसी डिशेस बताइए सब्जियों की जो कि समर में बना के उनको खिलाई जा सके? अच्छा, सबसे पहली चीज़ इंट्रोड्यूस देम वेजिटेबल्स इन वीनिंग। जब बच्चे को आपने खुराक खिलानी शुरू करनी है तो आप बच्चे का जब टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें सब्जियों का एक टेस्ट डेवलप करें। जब बच्चे का टेस्ट डेवलप होगा ऑटोमेटिकली बच्चा सब्जियां पसंद करेगा। करेलों के अंदर कीमा भर के दिया जा सकता है, जस्ट लाइक सीख कबाब। उनको अगर नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया जाए तो उसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाती है। आलू हैं, उसके फ्राइज़ एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। बच्चों को पास्ता बड़े पसंद होते हैं, चावल बड़े पसंद होते हैं, और छोटे बच्चे बड़े पिकी होते हैं इस मामले में, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनके कोई भी फेवरेट खाने के अंदर, इवन आपने बच्चों को सैंडविचेस बना के देने हैं उसके अंदर आप बच्चों को कॉर्पोरेट कर सकते हैं सब्जियों को। रोटी के अंदर आप कीमा या कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ उसे पसंद है उसके साथ सलाद ज़रूर कॉर्पोरेट करके दें। रुखसाना, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान। जैसा कि हमेशा हर प्रोग्राम में हम अपने किसान भाइयों के लिए कोई नई फसल लेके आते हैं ताकि हमारे किसान मैक्सिमम इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। माहिरीन के मुताबिक घिया, कद्दू और तोरी एक ऐसी फसल है जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। ये रिवायती फसलों से भी ज़्यादा आपको मुनाफा दे जाती है, बशर्ते कि इसकी अच्छी मैनेजमेंट की जाए, इसकी अच्छी देखभाल की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।